सब दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने रोज़ की केयर कैसे करेंगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी कि कब आपने रोज़ लेके आना है और उसकी आगे आगे केयर कैसे करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने जनवरी में रोज़ लेके आना है। ऐसा रोज़ सेलेक्ट करना है जो आपके ना एनवायरनमेंट के मुताबिक हो, यानी कि अगर आपके यहाँ धूप ज़्यादा आती है तो आपने बड़े फूल वाला रोज़ लेना है, अगर कम आती है तो छोटे फूल वाला रोज़ लेना है। और रोज़ लेते हुए ये ध्यान करना है कि उसका नीचे से ना ग्राफ्टेड पोर्शन ना ज़्यादा मोटा ना हो, यानी कि बहुत पुराना रोज़ ना हो जिसकी रूट ज़्यादा ज़मीन में हो, क्योंकि उसका शौक भी ज़्यादा लगता है। और मिट्टी भी चेक कर लेनी है कि टूटी हुई ना हो। घर आके आपने उसको 6 से 12 इंची के पॉट में लगाना है। 6 इंची में वो लगाएं जो पहली दफ़ा रोज़ लगा रहे हो, 12 इंची में वो लगाएं जो अक्सर रोज़ लगाते रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसको नियर अबाउट आप 1 हफ़्ते के लिए छाँव में रख दें, उसके बाद आप उठा के उसको फुल धूप में रख दें, जो कि आपने तकरीबन मार्च तक फुल धूप में ही रखना है। उसकी रोज़ की बार बार जगह चेंज नहीं करनी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने ना तकरीबन 15 दिन के बाद उसमें डीएपी डालनी है। अगर आपने एट अ टाइम जब आपने प्लांट किया था उसमें गोबर की खाद मिक्स कर दी थी तो फिर आपने गोबर की खाद मिक्स नहीं, आगे गोबर की खाद नहीं डालनी, आपने फिर डीएपी डालनी। अदरवाइज़ आप गोबर की खाद डालोगे, फर्स्ट फीडिंग जो करोगे ना गोबर की खाद करोगे, ऐसी कंपोस्ट जो फुली डिकम्पोज हो। कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, फिर आप बनाना पीस भी यूज़ कर सकते हो अगर आप ये सब कुछ नहीं मिलता। बनाना पील्स का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, चाय की पत्ती का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो तकरीबन 15 दिन पास हो चुके थे, हमने पहली खाद डाल दी थी। दूसरी खाद भी मैंने आपको बताया था कि आपने तकरीबन 15 दिन के टाइम से डालनी है, या फिर आप वो भी कर सकते हो 10 दिन से 7 दिन का वो भी ले सकते हो, गैप भी ले सकते हो, क्योंकि इस डिपेंड ऑन कि आप कितनी देर से वाटरिंग करते हो। अगर आप डेली वाटरिंग कर रहे हो तो फिर तो आपकी 7 दिनों के बाद ना खाद नहीं रहेगी, जबकि मैं करता हूँ 7 से तकरीबन आज मैं 10 दिनों के बाद वाटरिंग कर रहा हूँ। 10 से 12 दिन होने वाले हैं, तकरीबन 11 दिन हो गए, क्योंकि पिछले संडे मैंने की थी, फिर एक संडे गुजर गया और आज है पड़ा बुध। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 7 8 9 10 दिन से ऊपर ही हो गए हैं मैंने इनको पानी नहीं दिया। तो मैं जब करता हूँ ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, यानी कि एक दफ़ा डीएपी डाल दी थी मैंने जब लास्ट में पानी दिया था। इस दफ़ा जब पानी दूंगा ना इसमें डीएपी नहीं डालूंगा, क्योंकि तकरीबन 10 दिन का गैप आ गया ना। आगे मैं 7 दिन के बाद पानी दूंगा, तो तकरीबन 15 दिन का गैप आ जाता है दोबारा जब मैं डीएपी डालता हूँ ना। तो आपने ना अपने पानी देने के हिसाब से डालनी है, यानी कि अगर आप जल्दी दे रहे हो तो जल्दी डालनी है, अगर देर देर से पानी देते हो यानी कि पानी खुश्क ही नहीं होता आपका तो फिर देर से डालनी है। मेरा पानी का खुश्क होने की वजह ये है कि ये मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो गया कैसिया निटोसा का, तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती यहाँ, तो यहाँ पे पानी इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर से खुश्क नहीं होता तो मैं देर से डालता हूँ पानी। लेकिन देखिए मेरे फूल बहुत ही प्यारे खिल रहे हैं। लास्ट टाइम ये देखिए ये खिला हुआ था, ये मुरझा गया है। आज बहुत सारे फूल और खिल गए हैं, ये देखिए, ये देखिए क्या कितने प्यारे प्यारे रोज़ खिल रहे हैं यहाँ पर भी। ये देखिए रोज़ खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे रोज़ खिल रहे हैं, इनकी खुशबू बहुत है। ये देखिए यहाँ पे कलियाँ भी बन रही हैं, बहुत ही अच्छे से रोज़ खिल रहे हैं ना। ये वाइट वाला उस दिन कुछ खिला हुआ था, आज देखिए काफ़ी सारा खिला हुआ है। आपको इधर से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ फूल ऊपर नीचे रह जाते हैं ना तो फिर वो दिखते नहीं हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको देखिए, इसके भी फूल आहिस्ते आहिस्ते खिल रहे हैं, इस पर भी बहुत फूल लगते हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये तो बहुत ही हार्डी रोज़ है ना। इसके आगे देखिए ये मेरा बहुत फेवरेट है, इस पर बहुत फूल लगते हैं और ये सीधा ऊपर की तरफ उठता है। तो आपने ऐसा प्लांट लेना है जो सीधा ऊपर की तरफ उठता हो। अच्छा, आपने ना 15 दिनों के बाद ना डीएपी डाल दी, अब अगली खाद कौन सी देनी है? अगली खाद ना आपने फ़िलहाल डीएपी देनी है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हो तो एक दफ़ा डीएपी दिया करो, एक दफ़ा एनपीके दिया करो। एनपीके भी कौन सी वाली? एनपीके भी ऐसे वाली लिया करो जो कि ना ग्रैनुअल ना हो, क्योंकि ग्रैनुअल में ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ना, दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स भी नहीं होते उसमें ना, जिंक पोटाश ये वगैरह नहीं होती। पोटाश तो होती है खैर एनपीके में, लेकिन जिंक आयरन तो इस तरह के दूसरे होते हैं बोरान वगैरह ना उसमें नहीं होते। जो पाउडर वाली होती है उसमें सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं उसमें, तो वो वाली लिया करो। इम्पोर्टेड जो आती है वो लिया करो, यानी कि लोकल ही लेनी है आपने। ग्रैनुअल्स आती तो सारी इम्पोर्टेड है, तो आपने ग्रैनुअल्स वाली नहीं लेनी है एनपीके, आपने दूसरी पाउडर फॉर्म वाली लेनी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। तो एक टाइम पे आप वो यूज़ करोगे और दूसरे टाइम पे आप वो यूज़ करोगे। इसके अलावा आप इप्सम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और इप्सम सॉल्ट ने इसके पत्तों को ग्रीन रखता है और हेल्दी रखता है ना ज़रा। लेकिन मैंने अभी इस दफ़ा नहीं डाला, मैं थोड़े से कम फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाह रहा हूँ इस दफ़ा, ये देखने के लिए कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपको दिख रहा होगा कि कितने फूल खिले हुए हैं, कुछ ऊपर हो गए हैं कुछ बड़े हो गए हैं, तो इसी वजह से प्रॉपर फूल नहीं दिख रहे आपको। लेकिन बिलीव मी ये बहुत सारे फूल हैं। ये ऊपर नीचे का गैप इसी वजह से पड़ गया क्योंकि मैंने कुछ की प्रूनिंग लेट की, कुछ की जल्दी की, तो कुछ ऊपर हो गए कुछ नीचे रह गए। इस वजह से आपको प्रॉपर व्यू
एंगल नहीं दिख रहा जो मैंने आपको दिखा सकूं कि कितने फूल खिले हैं। तो बहुत फूल खिले हैं एक्चुअली में ना। तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हो, मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस दफ़ा सिर्फ डीएपी और कंपोस्ट पे रहना चाह रहा हूँ ताकि इजी कर सकूँ ना काम आपका, बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी ना लगे। डीएपी सस्ती होती है तकरीबन, अब महंगी हो गई है कुछ, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं है कि अफोर्ड ना कर सके। कि 250 रुपये kg आ जाती है, तो इतनी महंगी नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सके बानिस्बत बाकी फर्टिलाइज़र के। तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो ना, तो फिर आपने ना मिट्टी का ख्याल करना है, मिट्टी सैंडी होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सॉल्ट फार्मेशन हो जाती है, फिर पत्ते बाहर होने लग जाते हैं। देखिए आपको कोई मेरा पत्ता दिख रहा बाहर हुआ होगा, सबके सब ये देखिए कितने हेल्दी हैं, बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं सब के सब प्लांट की। देखिए इस पर कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बंचेस लगे हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हो नहीं करना चाहते। मैं अभी इस दफ़ा आपको रिकमेंडिंग आया, पिछली दफ़ा मैंने किया था लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं कर रहा। आप डीएपी पे रहो बेहतर है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी ले सकते हो डीएपी, अच्छी लेना, सोना की डीएपी अच्छी होती है। कुछ डीएपी ऐसी भी आ गई हैं जो ना प्लांट को जला देती हैं। सोना की डीएपी बहुत तेज़ है, लेकिन ना वो सही रहती है, उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है मुझे ना बाकियों की निस्बत। बाकी बहुत सारी कंपनीज़ के आगे कुछ इंपोर्टेड आती हैं, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे खाद का मैंने आपको बता दिया भाई, आप ये यूज़ कर सकते हो। इन सबको ना कोशिश करो कि एक और खाद है पड़ी जो बहुत ही प्यारी है, जो मैं इस दफ़ा दूंगा, वो है पड़ी गवारा, जिसको कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। वो भी बड़ी अच्छी है, बड़ी खाद ना, वो भी आप दे सकते हो। नहीं कि एक दफ़ा डीएपी दे दी, एक दफ़ा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट दे दी। दोनों को कोशिश करो कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ना दूसरे के साथ मिक्स ना करो, क्योंकि ना वो एक्चुअली में रिएक्शन कर जाती है, तो फिर सॉल्ट फार्मेशन शुरू हो जाती है। इस वजह से ना आप थोड़ी मिकदार में तो मिक्स कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स ना ही करो तो बेहतर, उसको अलग ही रखो। बाकी ना यानी कि एक दफ़ा वो दे दी और एक दफ़ा वो दे दी, तो ऐसे चलता रहेगा तकरीबन मार्च तक ना सिलसिला। आप डिपेंड करता है आपकी वाटरिंग पे, आप वाटरिंग कब करते हो। अच्छा, इसके बाद ना आपने इसकी आगे केयर कैसे करनी है, कोशिश करो कि जहाँ पे रोज़ रखा हुआ है ना वहीं पे ही पड़ा रहे, वो उसकी जगह चेंज ना करो, क्योंकि ये आदी हो जाती है। मेरे जो रोज़ है ना तकरीबन ना 3-4 साल से यहीं पड़े हैं। कुछ कुछ तो मैं बाद में ट्रांसफ़र किया था, ये वाली लाइन मैंने बाद में ट्रांसफ़र की, पिछले साल की थी। तो आप देख रहे हैं कि पीछे वाली लाइन ज़्यादा बेहतर है बने इसके, क्योंकि ना ये मैंने इस साल ट्रांसफ़र की, पिछले साल ट्रांसफ़र की थी, और ये काफ़ी अरसे से यहाँ पड़े हैं। तो एक जगह पड़े रहे ना, तो उन्हें पता होता है कि हमने कहाँ पे कब कैसा इन्वायरमेंट रहेगा। इस वजह से ये अपने आप को पहले से वैसे ढाल देते हैं, इन पे इन्वायरमेंट चेंज का असर नहीं पड़ता। अगर आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दोगे ना, तो फिर बड़ा असर पड़ेगा इन पे ना। तो इस वजह से जगह चेंज नहीं करनी, रोज़ की प्रूनिंग अभी नहीं करनी, अगले साल, यानी कि पहले साल अगर आप नहीं हैं तो ना करें, अगले साल आप कर सकते हैं। इस दफ़ा मैंने इसकी बहुत प्रूनिंग की थी, हार्ड टाइप की प्रूनिंग की थी, 1 फुट के करीब छोड़ दिया था तकरीबन। लेकिन ये देखिए ये फिर ये ऊपर पहुंच गई, देखिए जाते 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 ये देखिए कहाँ तक पहुंच रहा है। तो ये दोबारा बड़े हो आते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम पे प्रूनिंग करनी है। अक्टूबर और नवंबर में कर सकते हो आप, इससे आगे लेट नहीं होना। सितंबर में भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थ्रिप्स का अटैक शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ना आपने ऐसे खादे देनी रहने हैं, जहाँ पे पड़ा था धूप में वहीं पे पड़े रहने देने। करते 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 आप देखोगे कि ना सर्दी आएगी ना, जब तेज़ सर्दी, अगर आप जनवरी में लाए तो जनवरी में ही तेज़ सर्दी होती है। तो हमने जनवरी से स्टार्ट किया था, तो जनवरी से आगे हम करते हैं। तो हम लेके आए थे, हमने 15 दिन उसमें रखा, और आगे हमारा प्लांट सेट हो गया, फूल लगने लगे। आप देखोगे ना जब जैसी बहार आएगी ना आप आगे, तो बहार में ना ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ निकाल के आते हैं। रोज़ सबसे अच्छी रोज़ की ग्रोथ ना बहार में होती है, इससे ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो मार्च में बाहर आ जाती है। तो जैसे ही बाहर आने लगी ना, बाहर आने से पहले भी आपने अच्छा खासा फर्टिलाइज़र देना है, हैवी किस्म का फर्टिलाइज़र देना है। तो वो मैं आपके साथ बताऊंगा कि ये आप कौन सा दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है ना आपके पास ना, तो बाहर आने से पहले मैं वो आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं हुआ तो आप फ़िलहाल डीएपी पे ही वो करें, डीएपी और कंपोस्ट, या फिर बनाना पेल और चाय की पत्ती पे वो करें, डिपेंड करें फ़िलहाल आप। अच्छा, इसके बाद गर्मी आ जाएगी। गर्मी में ना 2 काम कर सकते हो। गर्मी में या तो जहाँ पड़े हैं वो उनको पड़े रहने दो धूप में, और अगर छत पे पड़े हैं ना तो फिर आप ऊपर कोई कपड़ा लगा दो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में ना ये स्ट्रेस में आ जाता है पौधा, इसके पत्ते जलने लग जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मेरी पीछे की वीडियो देखें ना, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे इन पर अटैक हुआ पड़ा था, और बहुत ही बुरी हालत है इनकी। तो दोबारा तो मैं गर्मी में ना इनकी ज़्यादा केयर नहीं करता, इनको अपने हाथ में छोड़ देता हूँ। तकरीबन गर्मी में भी इस दफ़ा मैंने 7 दिनों के बाद पानी दिया था ना इन्हें,
लेकिन आप डेली भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर फिर छत पे पड़े हैं, सूख जाता है रोज़ पानी, तो फिर डेली भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करो कि थोड़ा गैप करके दो। पत्ते गिर भी जाएँ तो इतना कोई डर नहीं है, क्योंकि गर्मी में पत्ते गिरते ही गिरते हैं। तो अगर गिर भी जाए तो कितने कोई इतना डर नहीं है। लेकिन जहाँ पे पड़े हैं मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वहीं पे पड़े रहने दो। ऊपर कोई कपड़ा लगा दो। इस दफ़ा ना मैंने ये देखें, ये बेल मैंने इसी वजह से लगाई हुई है, ये देखें कि मैंने इसको गर्मी की शिद्दत से बचाना है। तो इसी वजह से मैंने ये बेल लगाई हुई है कि ये गर्मी की शिद्दत से ना बच सकें आगे अगले साल ना। तो मैं भी प्लान कर रहा हूँ उनको गर्मी से बचाने की, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ना इस पर फ्लावरिंग हो। क्योंकि एक दफ़ा गर्मी आ जाए ना तो फिर भी फ्लावरिंग बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ किस्म की गर्मी होती है। फ्लावर एक दिन खिलता है, अगले दिन जल जाता है। तो अगर लंबे अरसे तक लेना चाहती हैं तो फिर आपने ऐसे करना है। इसके बाद आ जाएगा सावन। सावन सबसे ख़तरनाक महीना होता है ना इसके लिए, क्योंकि सावन में एक तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से अगर आप भी पानी दे रहे हैं तो आपके पौधे के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सावन के अंदर तो नहीं पड़ते, क्योंकि बारिश का पानी मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त पानी होता है। लेकिन सावन के बाद भी हम वैसे वाटरिंग करते रहते हैं ना, सावन के बाद असल में ना पौधे मरते हैं। तो सावन और सावन के बाद बहुत ध्यान रखना है। अगर वो गुजर जाएगा ना तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा रेशो कि आपका प्लांट मरे। तो तेज़ गर्मी से बचाने के आप ऊपर शेड लगा सकते हैं। और सावन में पानी का बहुत ध्यान रखना है, सावन के बाद भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है अक्सर ना, बहुत ज़्यादा हबस होता है, तो इसी वजह से। तो उसके बाद आ जाएगा सितंबर। आ जाएगा सितंबर में प्रूनिंग करनी है, अक्टूबर में भी प्रूनिंग कर सकते हैं। नवंबर तक आपको, अगर सितंबर में प्रूनिंग करेंगे तो नवंबर तक ही फ्लावर देने लग जाएगा। अदरवाइज़ ये अब फ्लावर देगा, क्योंकि मैंने जो एंड प्लांट था ना उसको नवंबर के 15 तक प्रून किया था। तो वो वाली लाइन है, इससे आगे वाली ना, उसमें अभी देखो अभी बर्ड्स लगी हैं। तो जितनी देर से प्रूनिंग करोगे उतनी देर से रिजल्ट मिलेगा। बेहतर यही है कि नवंबर की पहली तारीख तक ना सारी की प्रूनिंग ख़त्म हो जाए। मेरे तो बहुत सारी है ना, तो इसी वजह से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि ना ये पौधा आसान नहीं है इसकी केयर करना ना। कोई अगर आपको कहता है कि बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है। ये बहुत केयर मांगता है। इसको छोड़ोगे ना तो ये मरने लग जाएगा। तो ये केयर मांगता है, इसके पानी का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि आप पानी भूल गए, आपको याद आया तो फिर आपने दिए, ऐसा नहीं है। इसको पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ये पानी चाहिए इसे, इसे खाद भी चाहिए, इसको स्प्रे बहुत चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूरा साल ना आपका ना पौधा अच्छे से रहे तो आपने इस पर स्प्रे भी करना है। स्प्रे जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना, इस पर सबसे गंदा अटैक होता है पत्ते मुड़ने वाले बीमारी का ना, वो होती है थ्रिप्स। थ्रिप्स से बहुत अटैक करता है, अन्यवाह अटैक करता है। तो थ्रिप्स और सुंडी खाती है इसे ना। तो उसके लिए ना एक तो आप सॉल्विगो कर सकते हो स्प्रे, और साथ मीडाक्लोपाइड का भी स्प्रे कर सकते हो। लेकिन अगर आप थ्रिप्स का सिर्फ सॉल्विगो को कर दोगे ना, उससे सुंडी भी मर जाती है। बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सिजेंटा का है सॉल्विगो, बहुत ही प्यारा स्प्रे है। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक ले लो। काफ़ी महंगी बोतल है, तकरीबन 2500 की आएगी, 2200-2300 की आएगी, लेकिन कमाल की है। उसी से ना मेरा सारा पत्ते मुड़े हुए थे। इस दफ़ा देखिए ना, अगर आप कोई मेरा कोई भी पत्ता नहीं मुड़ा हुआ ना, तो ये सब उसी का असर है। लेकिन जब सर्दी आ जाती है ना तो फिर कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बाहर आने लगती है तब स्प्रे की ज़रूरत होती है, या फिर दोबारा ये नए पत्ते निकालता है प्रूनिंग के बाद ना, तब स्प्रे की ज़रूरत होती है। आगे पीछे नहीं होती, यानी कि अक्टूबर नवंबर में स्प्रे की ज़रूरत होती है, और मार्च अप्रैल में स्प्रे की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हर महीने में ना एक दफ़ा आपको करना चाहिए, ताकि आपके पत्ते, ये रोज़ प्लांट ना बीमारी से महफूज रहे। अच्छा, ये ना उनको भी, बीज को भी बहुत अटैक करता है। तो आपके यहाँ ना फ्रूटिंग प्लांट है, ये देखिए जैसे मेरे पास है, तो ये उनके पोलन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। उनके पोलन बड़े प्यारे होते हैं। इस पे ना इंसेक्ट वो जो आती है ना, शहद की मक्खियाँ भी आती हैं। यहाँ पे कोई ब्लैक टाइप की शहद की मक्खी है, बड़ी हुई, वो देखने में ट्रावड़ी टाइप लगती है। तो ये आपको वो तो करता है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेता है, लेकिन ना फिर ना वर्थ है, कि देख के दिल खुश हो जाता है जब मैं यहाँ आता हूँ ना। मैं आपको भी इसे दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ या फिर आप देख रहे हो, और यहाँ पे कोई नहीं आता। तो इस वजह से आपके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आपने इसकी कैसे केयर करनी है, प्रूनिंग कब करनी है, सब कुछ मैंने आपको A to Z बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।